है वन्य जीव जंतु, है शुद्ध वायु पानी, श्रम में नहीं कोई शोकाओं का सानी। कस्तूरी मृग यहाँ हिम शिखरों में रहते, है फूलों की घाटी जिसे गंधमादन कहते। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। सहेजे हैं अपनी धरा, शौक धरा, ये शौक धरा, शौक धरा, ये शौक धरा। महाहिमालय की उच्च घाटियों में भारत तिब्बत सीमा पर व्यवस्थित है अति अल्प शौका समुदाय। ये समुदाय उत्तर में तिब्बत की बौद्ध और दक्षिण में कुमाऊनी संस्कृति से कुछ फर्क समझा जाता रहा है। बर्फीले शिखरों पर पली पोषित शौका जनजाति को जानने समझने के लिए न प्राचीन अभिलेख हैं, न मुद्रा अथवा जीवाश्म और न ही पुरातात्विक सामग्री। यहाँ की संस्कृति अर्थव्यवस्था को जानना पौराणिक मिथ और प्रचलित दंत कथाओं किंवदंतियों के सहारे ही जनजाति के अतीत में झांकना है। शौकाओं की सभी घाटियों जौहार, दारमा, ब्यास और चौदास सभी जगह अपने आवास है। जनजाति का 4% जब लगा लें कि 84 लाख 2000 की सेंसस है, जो इनको भोटिया नाम से आप रिटर्न अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि लगभग 13,000 तो आपके जोहार मूल के आपके जिस कहते हैं उसको आप समझ सकते हैं। लगभग मेरा ख्याल है कि 32,000 में बाकी दो घाटियां आप जो बताते हैं ब्यास और मिला के, और जो गढ़वाल है तो उसमें तो और भी कम है। कुल मिला के आप लगा लें कि अगर केवल शौका जनजाति का रिटर्न आप ले, वैसे तो आंकड़े जो जनजाति के उसके अलग इंटरप्रिटेशन है,
मेरा अपना कि उसको आप ले सकते हैं कि लगभग कोई 35,000 अगर आप ले लें कि जो रेजिडेंट, क्योंकि माइग्रेट बहुत हो गए, 35,000 सब ऑल काउंट्स, 13,000 कितना 35-13, और इधर आप लगा लें कोई 9,500-10,000। तो इन 3 घाटियों में आप इस आंकड़े को एक मान सकते हैं। भवन निर्माण कला में शौका आत्मनिर्भर और दक्ष है। 4-4 मंजिलों के मकान भी ढालूदार जमीन में सैकड़ों वर्षों तक काम देते हैं। मकान की दीवारें छिले और कटे पत्थरों की बनी होती हैं। मकानों में लकड़ियों पर तरह तरह के बेल बूटे, अपने टोटम गोत्र उभार देकर चित्र व डिजाइन बनाए जाते हैं। ये प्राचीन कला तिब्बत में नहीं किंतु कुमाऊं में जीवित है। फूल कमाल हिमाल फूल कस्तूरी, फूल कमाल चढ़ी बसा जोड़ी लाची, चढ़ी बसा रोड़ी जोड़ी लाची, हिमाल गली मैली पाताल पंचिनी वाला, हिमाल गली मैली पाताल पंचिनी वाले, रंगीलो मूलो का मेरा, रंगीलो मूलो का मेरा, हिमाल फूल कस्तूरी, फूल का। शीत बर्फीली जलवायु में मकानों में खिड़कियों की अधिकता आश्चर्यजनक है। पूरब में दरवाजा, आगे की ओर लकड़ी का बरामदा, स्लेट पत्थरों की बनी छत, लेकिन अधिक ऊंचाई के मकानों में मिट्टी की छत, वर्षा जल निकालने के लिए लकड़ी की पाइपनुमा नालियां शौकाओं के मकानों की विशेषताएं हैं। मकान तो पहले जब मैं आपके ये संसार से पहले या जो ये विकास की गति हो रहा है उससे पहले तो वही पाथर वाला मकान 2 मंजिला मकान होता था। लेकिन अब जो है सब छोटे छोटे होते थे। छोटे इसलिए होते थे क्योंकि वहाँ बहुत ठंड लगती है, इसलिए मकान की ऊंचाई जो है कमरे की ऊंचाई कम करते थे, बहुत कम करके अधिक से अधिक 5 फीट ऐसे झुक के कमरे में जाते थे, दरवाजे भी, क्योंकि ठंड की वजह से। और स्लेट का होता था, आपका छत होता था। कालांतर में नीतिमाणा में रंगपा जनजाति का विस्तार पीपल कोटी गांव और पूरब में नीलम जौहर ज्ञानी मंडी कैलाश मानसरोवर तक था। मकान इकहरा पत्थर की चिनाई से बनता था और छत पर घास फूस ढके रहते थे। पुराने जमाने में लकड़ी के पूर्ण लकड़ी के भवन बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, और जो कि अच्छे नक्काशीदार बने हुए हैं, देवदार की लकड़ी के। यहाँ तक कि नीति गांव में कुछ खैर के खंबे भी लाए गए हैं। उस जमाने में लोगों ने पीठ पर यहाँ ढोया होगा क्योंकि आवागमन का रास्ता सुगम नहीं था। फिर भी लोगों ने नीति गांव में खैर के खंबे पहुँचाए हैं। यहाँ घाटी के अंदर कहीं कहीं हाथी दांत के खंबे के किवाड़ दरवाजे भी हैं जो कि अद्वितीय दर्शनीय हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले शौकाओं के 2 आवास स्थल रहते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ऋतु परिवर्तन के अनुसार शौका परिवारों का 2 स्थल में आना जाना कुंचा कहलाता है। प्रवर्जन काल में कुंबे सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मार्छा भाषा में मास्मा दिपंग और तोलछा भाषा में मवासा हिटन कहा जाता है। दारमा और व्यास घाटी के रंग माइग्रेट करते हैं। नए कुटुंब शीतकाल में उच्च हिमालय क्षेत्रों से धारचूला की घाटियों में आते हैं और ग्रीष्मकाल में उच्च हिमालय क्षेत्रों में चले जाते हैं। दारमा घाटी के 16 और ब्यास घाटी के 7 गांव उच्च हिमालय क्षेत्र में हैं। शीतकाल में दोनों घाटियों के शौका धारचूला, खेत, जमकू, कालिका, गलाती, बलवाकोट, घाटी बगड़, छारछम, नया बस्ती और जौलजीरी में निवास करते हैं। खैरा सो जमाना
जिगे जमाना खैरा सो जमाना अंगा चूके मरशी के बाकंकुं तुम शिगटंग ये सो अंगा चूके मरशी के बाकंकुं तुम शिगटंग ये सो मर जा तुंगे ग्वल जागे जीता ना पूये सो मर जा तुंगे ग्वल जागे जीता ना पूये सो रुशिनी ऐनी सोच गए जमाना खैरा सो जामा। चंद शासनकाल से जौहार के शौका लोग माइग्रेट होकर मूल निवास जौहार के अतिरिक्त गोरी, रामगंगा और सरयू नदी की घाटियों में अस्थायी आवास की व्यवस्था करने लगे थे। ग्रीष्म और शीतकालीन निवास के अतिरिक्त आवाजाही की सुविधा के लिए मध्यस्थल मुनस्यारी में भी एक मध्यवर्ती आवास की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जौहार का प्रत्येक शौका के 3 आवासीय स्थल थे। नीतिमाणा क्षेत्र के अरंगपा 6 माह निचली अलकनंदा घाटी में और 6 माह ऊपरी नीतिमाणा गांव में रहते हैं। नीति घाटी में जितने भी मकान हैं, पुराने जमाने के जो मकान हैं, इनकी जो दीवारें सारे पत्थरों की है और उनके छत जो है लकड़ी के हैं। पठेलों की छत है, तख्ते के नहीं है, चिरे हुए तख्ते नहीं है, बल्कि अपने हाथ से कुल्हाड़ी से फाड़ कर जो तख्ते बनाए गए उससे उनकी छतें हैं। और एक प्रकार की ये छतें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नीति घाटी में बर्फ पड़ती है, बर्फ के लिए बहुत उत्तम चीज़ है। और दीवारें जो है, दीवारों के बीच में रिज डाले जाते हैं। हर 4 फीट के बीच में एक लंबा रिज डाला जाता था, जिसको आज हम सीमेंट के पटों के नाम से पुकारते हैं। और पूरे मकान पे 3 या 4 रिज होते हैं। आज सरकार ने भी भूकंप विरोधी जो मकान तैयार किए हैं, उसको देखते हुए हमारे पूर्वजों ने जो मकान बनाए हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं। उन मकानों पर भूकंप का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं पड़ा। अगर एक नीचे वाले हिस्सा टूट गया तो ऊपर वाले हिस्सा सब ऐसे कैसे सुरक्षित रह जाता है। तो इसको कहते हैं रिज। बिना रिज के कोई मकान नहीं है। ऊपरी मूल गांव के अनुसार सबका अपना अपना पड़ाव निचली घाटी में भी है। ग्रीष्मकालीन आवास में जाने से पहले ये पूर्व मकान की घास फूसों की छतों को जला दिया करते हैं। मात्र दीवारें रह जाती हैं। अप्रैल से नवंबर तक ग्रीष्मकालीन आवास और दिसंबर से मार्च तक शीतकालीन आवास स्थलों में ये शौक लोग रहते हैं। सन 1962 के बाद व्यापार कारोबार में परिवर्तन के साथ ये समय अवधि भी बदल गई। अब ऊपरी इलाके में साल में मात्र 4 माह ही ये लोग रहते हैं। गाता को घागिया परदा सीता गाता को आंगिया परदा सीता गाता को डोली परदसीता गाता को पागुड़ी परदसीता सीरा को बूटी। शीतकालीन गांव और ग्रीष्मकालीन गांव की दूरी 100 से 150 किलोमीटर के फासले पर है। हर दिन
10 से 12 मील तय करने पर पड़ाव डाला जाता है। सुबह 4 बजे उठकर घोड़े, खच्चर, बकरियों के ऊपर सामान लादना, 10 बजे के आसपास पड़ाव में पहुंचना पूर्व काल से एक क्रम बना हुआ है। प्रति कुंचा मवासा अपने साथ आवश्यक बर्तन, राशन, कपड़े, बिस्तर, तंबू, जंजीर, रस्से सब सामान साथ लेकर चलते हैं। काफिले में बूढ़े बुजुर्गों के लिए सामर्थ्यानुसार सवारी भी रहती है। पड़ाव में जाते ही अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं। महिलाएं चूल्हा भोजन, पुरुष ईंधन व्यवस्था और युवा पशुओं का खानपान करते हैं। झुंड या काफिले के रूप में सीमांतिक जनजाति के ये लोग निपुणता के साथ सपरिवार पशुओं सहित एक बार आना और जाना यानी कुंचा करते हैं। शीतकालीन आवासीय काल समाप्त कर गर्म घाटी को छोड़कर जब अपनी जन्मभूमि यानी मूल गांव का पहला डेरा डालते हैं तो दिन का भोजन लेटू कमचा के त्योहार के रूप में किया जाता है। सायंकाल मातृभूमि देवी की धूप, दीप और विशेष पकवान लाडू से पूजा होती है। पौना तेरो माई रे बाबा, कौन तेरो भाई, ऋषि मेरो भाई रे बाबा, चरणिया छ भाई, जैतापुरी में लाई ब्याई, हिमाचल जाई, नंदा को पैतोणी सरोला, मावड़ सी पोली, नंदा को टणी सरोला, सरप मुन्यासी, नंदा को पीनूणी सरोला, धूप से मुनियासी, नंदा को गांठोणी सरोला, आरु से हाटेली, नंदा को घूणोणी सरोला, नावा से लोट की। रंग के प्रथम पड़ाव में ये क्रम लगभग एक पक्ष तक चलता है। नीति घाटी में बॉर्डर कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान कहा था, यदि स्काउटिंग सीखना है तो नीति मानव घाटी के सीमांतिक जनजाति से सीखो। ये इतने बड़े भारी काफिले को लेकर चलते हैं जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े, अपाहिज और पशुओं के झुंड के बावजूद एक भी सामान किसी खरक यानी फराव में नहीं छोड़ते हैं। शौकाओं का सदियों से हर साल का ये प्रवर्जन जनजाति की आपसी एकता, सद्भाव और प्रेम का द्योतक है। स्थानांतरण काल का विषम समय ये लोग अत्यंत सौहार्दपूर्ण और आपसी सहयोग के साथ बिताते हैं। रंग समाज में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ही लंसब है। लंसब का अर्थ है सहकारिता अर्थात सेवा
एवं सहयोग का परस्पर आदान प्रदान जनजाति के इस समाज का सिद्धांत है कि जीवन में कार्य और ऋण से दूसरों को अधिक से अधिक सहायता देना ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसे रंग समाज जीवन पर्यंत निभाता है। सामाजिक जीवन यापन लनसब से ही चलता है। किसी भी रंग परिवार को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट नहीं होता। इस प्रकार के कष्टों को सब मिलकर दूर कर देते हैं। लनसब जीवन की निरंतर प्रक्रिया है। अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में ये जनजाति अपने पूरे मान स्वाभिमान के साथ उन्हीं बर्फीले शिखरों पर प्रव्रजन की विभीषिका से दो चार है। वन्येन फलमूलेन निरतो वनचारिणो सुवर्णेन हिरण्येन किम करिष्यावहे वने। अर्थात वंचर बनकर फल फूल के संग्रह हेतु विचरण करना मंजूर है, परंतु स्वाभिमान संस्कृति की कीमत पर स्वर्ण भी मंजूर नहीं है। शौक धरा
राख धरा